नमस्कार प्यारे छात्रों, कल के लेसन से आगे हम चलते हैं। कल मैंने आपको हैजर का यूज बताया था, उस हिसाब से मैंने कुछ 5 वाक्य आपके सामने लिखे हैं। तुम्हारे पास एक घर है, राम के पास 2 दुकान है, मोहन के पास 10 रुपये हैं, उसके पास 4 घर है, उनके पास मेरा मोबाइल है। ये वाक्य आप लिख लीजिए, देख लीजिए और आप इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, हैव के बाद जो नया प्रयोग है वो प्रयोग है हैड का। हैड का प्रयोग जहां रखता था, थे, थी, मतलब शब्द के पीछे ये शब्द आए था, थे, थी, वहां हम हैड का प्रयोग करेंगे। मैं बोलूं कि मेरे पास एक दुकान थी तो आई हैड अ शॉप। तुम्हारे पास एक टीवी थी तो यू हैड अ टीवी, ठीक है। उनके पास 5 दुकानें थी, उनके, अब शब्द आया उनके के लिए क्या जाएगा? दे, क्योंकि एक से ज्यादा इसलिए हम दे लगा रहे। दे हैड 5 शॉप्स। अगर हमारा देखो उनके के लिए है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, उसके के लिए शब्द आता है उसका या उसकी, तो हम ही या शी का प्रयोग करेंगे। उसका के लिए ही हैड मैनी रुपीज, उसके पास बहुत सारे रुपए थे। She had 2 friends। अगर हम ये कहें कि उसकी 2 सहेलियां थी, तो उसका हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद बनेगा she had 2 friends। उसकी के लिए यहां पर आ गया she, उसका या उसकी के लिए मैंने आपको बता दिया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी में और हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो शब्दों के बीच कुछ फर्क आ जाता है। शब्दों का क्या फर्क होता है? ये जो शब्द है इसको टेक्निकली अगर हम बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा के अनुसार बोलते हैं, ही हैड मैनी रुपीज का अर्थ अंग्रेजी भाषा में सही रूप से अगर उसका भावार्थ करते हैं, हिंदी अर्थ करते हैं, तो ये आता है कि वह मैनी रुपीज रखता था, यानी कि उसके पास बहुत सारे रुपये रखता था। शब्द क्या है? रखता था, ना कि शब्द ये आएगा कि उसके पास 100 रुपए थे। ये तो हम बोलचाल सामान्य भाषा में बोल देते हैं, अन्यथा शब्द क्या आएगा? रखता था और रखती थी। She had 2 friends, यानी कि उसके 2 सहेलियां थी। ये तो हमारी बोलचाल की भाषा। प्रैक्टिकली अंग्रेजी भाषा में क्या होगा कि वह 2 सहेलियां रखती थी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आपने समझ ली होगी। हैड का प्रयोग कल बता दिया था, हैड का मैंने प्रयोग आज बता दिया। इसके बाद हम इनके प्रश्नवाचक वाक्यों की ओर चलते हैं। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा? प्रश्नवाचक वाक्य जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ बातें कौन सी ध्यान रखनी है? देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ब होती है डू। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। क्या होता है? डू का हिंदी अर्थ क्या होता है? करना। कोई कार्य करते हैं तो हम डू का प्रयोग करते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, DID, डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। आज से मैं आपको थोड़ा सा क्रिया का ज्ञान भी देने जा रहा हूं, क्योंकि अब ये वाक्यों में सम्मिलित होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको ये भी समझना होगा कि जब कर्ता आई, वी, यू, दे, प्लुरल नाउन यानी कि बहुवचन संख्या,
ये 5 तरीके के अगर कर्ता होते हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। आई का अर्थ मैं, वी का अर्थ हम, यू का अर्थ तुम, दे का अर्थ वे, प्लूरल नाउन का अर्थ बहुवचन संज्ञा। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई है। इन अगर कर्ता ये होते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तब तो आपको इनके साथ किसका प्रयोग करना है? डू का। किसका प्रयोग करना है? डू का। यदि कर्ता हो, कर्ता क्या हो? कर्ता हो आपके पास ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट, नेम, नेम यानी किसी का भी नाम, इसको हम सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं। सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा। तो इसके साथ हम डच किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और जो डिड होता है वो डिड सबके साथ लगता है, यानी कि डिड आई वाली टेबल के साथ भी लगता है और ही वाली टेबल के साथ भी लगता है। डिड सबके साथ लगता है, लेकिन डिड कब लगेगा, डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, किस तरीके के वाक्य में लगेगा, ये आप समझ लीजिए। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब हम सहारा लेते हैं तो उसमें हम कभी डबल एच वर्ड से बनाते हैं, कभी हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में अभी तक हमने इजे, वाज, वर और बी की फॉर्म को सीखा। अब मैं आपको कुछ मुख्य क्रिया बताऊंगा। मुख्य क्रिया डू है, डज है, डिड है, यानी कि डू की, डिड और डू की रूप मैंने आपको बताया। लेकिन अब अगर हमने इसको यहां पर प्रयोग किया तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी। तो यहां पर हम डू या डज की बात अभी कर रहे हैं और फिर हम क्या लगा देते हैं? सब्जेक्ट लगा देते हैं और फिर हम क्या लगा देते हैं? हैव लगा देते हैं और फिर हम क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लगा। अब टेक्निकली क्या समझना है, देखिए बड़े ध्यान से देखिए। अगर हम ये कहते हैं क्या तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, हमारी अंग्रेजी क्या है? क्या तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, तो ये वाक्य कैसा हो गया? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक वाक्य हो गया तो इस वाक्य का हमें क्या ट्रांसलेशन करना है और कैसे करना है? देखिए, क्या तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या की अंग्रेजी बनेगी सबसे पहले, और क्या की अंग्रेजी हमें इसके हिसाब से बनानी है। तो तुम्हारे जो ये पजेसिव ये नाउन आ जाते हैं तो उसके साथ हमको देखो यू वाली टेबल है, तुम्हारे यू वाली टेबल में आ रहा है डू आ गया, इसमें से हमने डू ले लिया। पास डू, उसके बाद हमने क्या लगाना है? कर्ता लगाना है। डू लगा दिया और हमने कर्ता लगा दिया, डू यू, ठीक है। और रखने के बाद हमने क्या लगा दिया? हैव। डू यू हैव, क्या है? 2 रुपये, 2 रुपीज। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इसको टेक्निकली बड़ा समझने की जरूरत है कि अगर इसको हम अंग्रेजी के हिसाब से करें, इस वाक्य का ट्रांसलेशन हिंदी करते हैं अंग्रेजी के हिसाब से, तो अंग्रेजी नहीं कहेंगे क्या तुम्हारे पास 2 रुपये, अंग्रेजी इसको बोलेंगे क्या तुम 2 रुपये रखते हो। क्या बोलेंगे? क्या तुम 2 रुपये रखते हो। अपन ने जो अंग्रेजी बनाई है ना वो उसी की बनाई है, डू यू हैव 2 रुपीज, क्या तुम 2 रुपये रखते हो। ये पास वाली भाषा जो है ये भाषा तो हम चलती हुई भाषा, हम जैसे आज मैंने आपको पहले भी कई लेसन में बताया, आज हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर इंग्लिश का रूप दे दिया गया है। उस मॉडर्न भाषा में हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। ये हमारी मौलिक भाषा है। क्या है? ये हमारी मौलिक भाषा है इंग्लिश, जिसमें हम हिंदी अंग्रेजी को मिला लेते हैं।
कि तो उसके पास, इसके पास, वो ये जो शब्द उपयोग करते हैं ये हमारी लौकिक हिंदी भाषा है, और इसके अनुसार ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ये इंग्लिश हो गई। हम इसके अनुसार ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये क्या हो गई, ये इंग्लिश हो गई। ये समझ में आ गया आपके? हमने ट्रांसलेशन किसका करा है कि क्या तुम 2 रुपये रखते हो, क्या तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है। कुल मिला के ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही अगर वाक्य हो जाए कि क्या तुम, क्या वह 2 कार रखता है, 2 नहीं 20 कार रखता है। अगर हम ये बनाएंगे कि क्या वह 20 कार रखता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, डच। यही चीज सीखने की है, डू कब आएगा, डच कब आएगा। डज ही हैव 20 cars? Does he have 20 cars? तो बड़ी टेक्निकल चीजें सीखने की है ये, ठीक है। हमने यहाँ डू नहीं लगाया, यहाँ डज लगा दिया, और हमने यहाँ हैज नहीं लगाया, हैव लगाया। स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप, मैंने ऊपर स्ट्रक्चर जो लिखी हुई है ना, ये इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको हैव ही दे रखा है, हैज नहीं दे रखा। प्रश्नवाचक वाक्यों में आप क्या नहीं लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और आगे क्या परिवर्तन करेंगे, कर्ता यदि आई वी यू दे प्लूरल नाउन बहुवचन होगा तो आप क्या लगाएंगे, डू, और कर्ता अगर ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन होगा तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। इसे आप समझ लेंगे तो आपकी अंग्रेजी की जो है आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी में हर 2, 3, 4 स्टेप के बाद एक नए नियम आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये डू और डज के बारे में बताया। डू कब लगता है, डज कब लगता है। डू कब लगता है, आई वी यू दे बहुवचन संज्ञा। कब लगता है, आई वी यू दे बहुवचन संज्ञा। डज कब लगता है, he she it नेम। कब लगता है, he she it नेम। ऐसे हम बार बार जब अभ्यास करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो हमें बड़ी ही सफलता मिलेगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। गौरव टाइम्स आपकी सेवा के लिए बना है, इसका कोई इकोनॉमिक लाभ मुझे नहीं मिल रहा, मैं इन क्लासेस को आप तक पहुंचा के करोड़पति नहीं बन रहा, ठीक है ना, मेरे को इनसे कोई इनकम हो रही। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आपकी सहायता कर रहा हूं, मेहनत आपको करनी है। अगर आपको ये सारे लेसन अच्छे लग रहे हैं, आप इन अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ देखें। मत लाइक मत करना, नहीं लाइक करोगे, शेयर करोगे तो आपका हो सकता है नुकसान हो जाए, वो नुकसान आप मत करिए। आप लाइक शेयर मत करिए, उनको ये मोबाइल जाके दिखा तो दीजिए कम से कम कि भाई देख, ऐसे अंग्रेजी सिखा रहा है कोई व्यक्ति, अपना समय दे रहा है, इतने सरल तरीके से सिखा रहा है। मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं एक एडवोकेट के रूप में मैं देखता हूँ, एक डॉक्टर के रूप में मैं देखता हूँ, एक इंजीनियर के रूप में मैं देखता हूँ कि सब जगह ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा इस अंग्रेजी के कारण थकते हैं। न केवल ग्रामीण, शहर में रहने वाले भी वो लोग जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, वो हर क्षेत्र में इस अंग्रेजी के कारण थकते हैं, उनका नुकसान होता है। वो नुकसान नहीं हो, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आप इसकी अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर हम दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।